आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है बेटा? ठीक है। हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि जैसे कार्बन 13 आप लोगों को एक मिनट, आवाज मेरी यस, एक्चुअली कार्बन 13 का जैसे मैंने बताया कि एबंडेंसी इतनी कम होती है और साथ में जो बैरोमैग्नेटिक रेशियो है वो इसका बहुत कम है प्रोटॉन के केस में। तो जो इसकी सेंसिटिविटी होती है, सेंसिटिविटी मतलब इन द सेंस कि जो सिग्नल आते हैं वो प्रोटॉन के कंपैरिजन में बहुत कम आते हैं। ये हम लोग कल भी देख चुके हैं। ठीक है। अब सिग्नल कम आने का मतलब क्या है कि आपको पर्टिकुलर अगर आपको कोई भी कहीं से भी सिग्नल मिलेगा तो उसी सिग्नल से आप देख करके पता करते हो, स्ट्रक्चर इलिसिडेट करते हो। अब स्ट्रक्चर इलिसिडेट तो आप तब करोगे जब सिग्नल आपके रीडेबल होंगे। अगर सिग्नल ही बहुत कम है तो आप उसको रीड नहीं करते हो सिग्नल को। जैसे कि हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, मैंने जैसे स्टार्ट किया था आपको बता रही थी कि मान लीजिए आप 10 to 15 मिलीग्राम सैंपल ले रहे हो किसी पर्टिकुलर, मान लीजिए लगभग इतना 4 ml 3 ml सॉल्वेंट में, CtCl3 ड्यूट्रेटेड सॉल्वेंट में आप डिसॉल्व करते हो अपना 10 मिलीग्राम सैंपल, तो वो प्रोटॉन एनएमआर के केस में केवल 30 सेकेंड में ही सफिशियंट होगा कि वो सिग्नल दे देगा। लेकिन अगर आपका कार्बन 13 एनएमआर है तो इसकी सेंसिटिविटी इतनी कम होती है कि ये 30 भी ये 10 to 50 मिलीग्राम कंपाउंड आप लगाओगे तब जाकर के आपका कुछ सिग्नल आएगा। तो इसकी सेंसिटिविटी के बारे में बता रही थी कि जो कार्बन 13 होता है इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा कम होती है इन कंपैरिजन टू आपका प्रोटॉन एनएमआर। और इसका रीजन दो ही बताया कि इसकी एबंडेंसी बहुत कम है, क्योंकि नॉर्मल जो अबंडेंट इसके आइसोटोप है वो कार्बन 12 है, कार्बन 13 नहीं है। जबकि अगर आपको प्रोटॉन है तो वो प्रोटॉन आपका नॉर्मल एबंडेंसी में मैक्सिमम नंबर पे है। अब अगर ये देखिए कि आपका जो प्रोटॉन एनएमआर है, जैसे उसमें आप नंबर ऑफ सिग्नल कैलकुलेट करते थे, जितने टाइप के प्रोटॉन है उतने ही आपके सिग्नल मिलते थे। वैसे ही आपके कार्बन 13 एनएमआर में भी जितने तरीके के कार्बन होंगे उतनी तरीके के आपके सिग्नल मिलेंगे। तो इस तरीके से हम आज क्या देखेंगे, हम आपको कुछ कंपाउंड दिखा रहे हैं। आप लोग कॉपी और पेन लिए होंगे होपफुली, तो कॉपी पेन से एक एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और हम डिस्कस करेंगे कि इसमें नंबर ऑफ सिग्नल कितने होंगे। ठीक है। अब ये एक चीज मैं यहाँ पे और बता दूं कि जो जैसे अभी मैंने बताया कि जो कार्बन 13 है इसकी सेंसिटिविटी बहुत कम होती है पेयर में, तो हमें नंबर ऑफ स्कैन्स बहुत ज्यादा करने पड़ते हैं। अगर मान लीजिए 2 और 3 स्कैन्स में ही प्रोटॉन का रिजल्ट आ जाता है, जबकि कार्बन 13 के स्कैन में लगभग 200-300 उसी डेल्यूशन में करना पड़ेगा। मतलब थोड़ा सा इसमें कंसंट्रेशन भी ज्यादा रहेगा, डेल्यूशन का अमाउंट कम रहेगा, अमाउंट जो कंपाउंड है वो ज्यादा रहेगा आपका। उसके बाद आपका जो नंबर ऑफ स्कैन्स है वो भी ज्यादा रहेगा, तब जाकर के आपको सिग्नल दिखेगा। एक चीज और मैं बताऊं कि जैसे मान लीजिए पहला कंपाउंड जो है वो एसीटोन है, उस एसीटोन में अगर हम देख रहे हैं तो उसमें 3 कार्बन है। ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, इसमें ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जिसकी वजह से आपको दिख रहा होगा कि 2 तरीके के इसमें कार्बन है। दोनों CH3 एक तरीके के हैं और एक कार्बन अलग तरीके का है। तो अगर हम इस पे इरेडिएट करते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी और इसका सिग्नल लेते हैं, जो फ्लिपिंग लेते हैं न्यूक्लियाई की, वो सारा का सारा जो बेसिक प्रिंसिपल है वो जो आपने प्रोटॉन एनएमआर में पढ़ा वो वैसे ही है। बस डिफरेंस कहाँ आएगा, क्योंकि इसमें जो एक्टिव न्यूक्लियाई है वो कार्बन 13 है, जबकि आपने ये जो मॉलिक्यूल लिया उसमें कार्बन 13 होने की अबंडेंसी कितनी मैंने बताई कि ऑलमोस्ट ये 1.1% होता है। मतलब कि अगर 1000 मॉलिक्यूल हैं उस सैंपल में जिसको आप एनालाइज कर रहे हो, तो केवल 12 मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो एनएमआर एक्टिव होंगे। तो आप सोच सकते हो जिसकी वजह से हमें नंबर ऑफ स्कैन और सेंसिटिविटी कितनी कम मिली कार्बन 13 की, और नंबर ऑफ स्कैन ज्यादा करना पड़ रहा है कार्बन 13 के केस में। तो और एक हैपनिंग होती है कि जो 2 तरीके के कार्बन है, मान लीजिए हम बोले कि CH3 वालों को A बोल रही हूँ और CO और कार्बोनिल वाले को B बोल रही हूँ, तो हो सकता है जो CH3 वाला है वो कार्बन 13
आइसोटोप रखा हो, लेकिन कार्बोनिल वाला आपका कार्बन 13 आइसोटोप नहीं रखा हो, पर्टिकुलर एक टाइम पे अगर हम एक स्कैन कर रहे हैं तो इसकी फ्रिक्वेंसी कम है कि आपके दोनों ही कार्बन, अगर दो तरीके के कार्बन हैं तो वो दोनों ही तरीके के कार्बन आपके कार्बन 13 न्यूक्लियाई रखे। तो इसीलिए उसमें लार्ज नंबर ऑफ स्कैन होता है और उसकी एवरेज जो आप देखते हो वो एवरेज सिग्नल होता है। इतने लार्ज नंबर ऑफ स्कैन किया जाता है कि सारे के सारे कार्बन एटलीस्ट एक बार कार्बन 13 न्यूक्लियाई रखें और फिर उनका एवरेज करके आपको जो स्पेक्ट्रा मिलता है वो सारे के सारे स्कैन्स का एक कंप्लीट एवरेज होता है, जिसकी वजह से आप सारे के सारे कार्बन के सिग्नल देख पाते हो। तो मतलब कि कोई भी मॉलिक्यूल आपको अगर दिया जाता है तो उस मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ सिग्नल होते हैं वो एक एवरेज होता है। उन मॉलिक्यूल्स में सारे के सारे कार्बन एक साथ कार्बन 13 न्यूक्लियाई नहीं रख सकते हैं, इसलिए उसमें लार्ज नंबर ऑफ स्कैन्स होता है। ठीक है, तो हम पहले मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आप लोग को कि क्यों लार्ज नंबर ऑफ स्कैन्स लगता है। और दूसरी चीज की जरूरी नहीं है कि एक साथ सारे के सारे न्यूक्लियाई जितने तरीके के हैं वो कार्बन 13 न्यूक्लियाई रखें, क्योंकि ये तो 1.1%, मतलब मैंने बताया कि 1000 मॉलिक्यूल्स में केवल 11 मॉलिक्यूल ही ऐसे हो सकते हैं जो एनएमआर एक्टिव हो, इसलिए इसकी अबंडेंसी कम है और इसलिए एवरेज निकाला जाता है जितने स्कैन्स किए जाते हैं। अब हम सबसे पहले मॉलिक्यूल्स में जैसे मैंने बता दिया है कि दो तरीके के सिग्नल हैं, क्या सेकेंड मॉलिक्यूल में आप लोग इसको ओपन करके करेंगे? बेटा सेकेंड मॉलिक्यूल में बताइए कितने तरीके के कार्बन है? मैम 4 तरह के कार्बन है। वेरी गुड, सबको समझ में आया कि कैसे 4 तरीके के कार्बन है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल नहीं है। कार्बोनिल का एक, CH3 का एक, CH2 का अलग और CH3 का अलग। थर्ड वाले में बताइए बेटा। थर्ड वाला कंपाउंड टॉल्वीन है। टॉल्वीन में कितने तरीके के हैं? कार्बन के सिग्नल कितने तरीके के आएंगे? मैम 5। वेरी गुड। 2 2 4 1 और 5। कोई बताइए। पांच है मैम। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, इजी भी है। अब हम आगे देखते हैं फोर्थ मॉलिक्यूल। फोर्थ मॉलिक्यूल में कितने होंगे? नंबर ऑफ सिग्नल बताना है। 4 4। वेरी गुड। और एक कोई बता दीजिए, क्या 4 सही है? मैम 4। ठीक है, इसका आंसर 4 ही है आपका। तो इसका मतलब 4 सिग्नल आ रहे हैं। तो अब आगे देखते हैं, फिफ्थ मॉलिक्यूल देखते हैं। फिफ्थ में देखिए कितने सिग्नल आएंगे? मैम 5। 5। ठीक है, एकदम सही है। आगे बताइए, सिक्स मॉलिक्यूल बताइए। सबको समझ में आ रहा है? 3। मैम 3। हाँ सही है। अब की बार शिवानी और दूसरा कौन बच्चा बोल रहा है, उसका नाम समझ नहीं आ रहा है। रविकांत आप बोल रहे हो क्या कि कार्तिक बोल रहे हो कि शुभम बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ मैम, रविकांत। रविकांत बोल रहे रविकांत। हो। तो अभी रविकांत और शिवानी थोड़ा सा आप लोग थोड़ी देर रुकेंगे, हम लोग दूसरे बच्चों को भी मौका देंगे। ठीक है, तो अब 3 4 5 हम लोग 5 फिफ्थ वाले कंपाउंड की बात कर रहे थे। फिफ्थ वाले में 5 था और सिक्स्थ वाले में जैसे देखा आप लोगों ने 3 सिग्नल है, नंबर ऑफ सिग्नल 3 है ना, जो सिक्स्थ है। अब सेवेंथ देखिए, सेवेंथ मॉलिक्यूल में आप लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताइए, मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ। और शिवानी और रविकांत अभी आप लोग थोड़ा सा रुकिए और बच्चों को मौका दिया जाएगा। एक बार उन लोग को भी देखें कि कितने पीक आ रही, कितने सिग्नल आएंगे सेवेंथ मॉलिक्यूल में। ये कौन सा है सेवेंथ मॉलिक्यूल? क्या है? स्टाइरिन।
मैम 5 तरीके के सिग्नल्स आएंगे इसमें 7th में। हाँ ठीक है श्याम भी। नहीं एक बार और कोई और क्या भी आएंगे देखिए। मैम? श्याम भी एक बार और देखिए 7th वाले में। मैम 7th मॉलिक्यूल है। 7th वाले में जो स्टायरीन है उसमें कितने तरीके के प्रोटॉन आएंगे, मतलब कितने तरीके के कार्बन, सॉरी प्रोटॉन नहीं, सॉरी मैम 6 टाइप्स के आएंगे इसमें। से- डी एक अलग है, 7 is 6। हाँ शाम में और कोई बताइए। 7 टाइप की मैम। शामवी ने बोला 6 तरीके के, और एक कोई बच्ची बोल रही है 7 तरीके के। उसको दिख नहीं रहा है कि कौन बच्चा बोल रहा है। इसका आंसर 6 होगा बेटा। ओ सॉरी मैम। हाँ है ना, फिर से देखिए ये जो 7th मॉलिक्यूल है, ये इसमें 6 सिग्नल होंगे। कैसे 6 सिग्नल होंगे शाम भी एक्सप्लेन करिए। मैम एक सिग्नल ये CH2 डबल बॉन्ड CH जो है इसमें A और B 2 तरीके का कार्बन हो जाएगा। फिर थर्ड जो CH से अटैच वाला है वो C नंबर का कार्बन हो जाएगा। उसके बाद फिर D, क्योंकि वो 2 अलग अलग से मतलब दोनों सेम, D वाला सेम तरीका के C के बाद जो 2 कार्बन है। उसके बाद फिर D के बाद वाला जो 2 कार्बन है वो अलग अलग मीन्स की वो उसके डी के बाद जो कार्बन है वो एक 5वां सिग्नल देगा, मतलब 2 कार्बन और फिर F वाला कार्बन। हाँ मतलब ये अच्छे से समझना है कि जो 7th कंपाउंड है वो 7th कंपाउंड आपका जो स्टायरीन है वो CH2 2 सिग्नल देंगे, है ना। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि वो 2 अलग अलग तरीके के कार्बन जो है वो, ठीक है। लेकिन उसमें प्रोटॉन है ना, तो आप प्रोटॉन के सिग्नल बता रहे हो कि कार्बन के? मैम कार्बन का नाम बताना है। कार्बन के सिग्नल बता रहे हो, तो कार्बन कितने तरीके के, मतलब बेंजीन रिंग के कार्बन कितने तरीके के हैं? 1 2 3 मैम 4 टाइप्स के कार्बन है बेंजीन रिंग में। 4 टाइप के बेंजीन रिंग के और 2 कार्बन कार्बन, ठीक है। तो टोटल 6 तरीके के हो गए। अब हम लोग 8 कंपाउंड देखेंगे। 8 कंपाउंड आपका क्लोरोब्यूटेन है। इस क्लोरोब्यूटेन में कितने तरीके के कार्बन है? मैम 4 तरीके के हैं। 4 टाइप्स। H is फिर से देखिए 3 1 2 4 तरीके के, ठीक है। यस मैम। उसके बाद नेक्स्ट उसमें मैम इसमें भी 4 टाइप्स ऑफ कार्बन। ठीक है। अब कोई दूसरा बोलेगा। शानवी आप थोड़ा वेट करेंगे बेटा। नेक्स्ट कंपाउंड जो लिखा है CH3 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 CH2 CH3, इसमें कितने तरीके के प्रोटॉन, सॉरी प्रोटॉन नहीं, कितने तरीके के कार्बन के सिग्नल आएंगे? कार्बन 13 NMR में कितने तरीके के कार्बन सिग्नल आएंगे? बताइए कोई। 5 तरह के मैम। 5 तरह के मैम। और कोई बताइए। 5 तरह के मैम। और देखिए बेटा थोड़ा। 5 तरह के मैम। 5 तरीके के सिग्नल आई आए। होगा। तो मैम इसमें 6 टाइप ऑफ सिग्नल होंगे। 1 2 3 4 5। अगर आप लोगों को याद है, मैंने एक टर्म मैम बताया 7 टाइप के। वो इनएंशियोटॉपिक और डायस्टीरियोटॉपिक।
याद है किसी को? यस मैम। क्या होता है? एक होता है मतलब मिरर इमेज, और दूसरा मतलब डायस्टेरियोमर होता है उसका प्रोटॉन। सिमेट्री उसका होता है C2। नहीं, देखिए मैंने आपको बताया था कि इनएंशियोटॉपिक मतलब होते हैं टॉपिसिटी, मतलब की प्रोबेबिलिटी टू बी पॉसिबल। तो अगर मान लीजिए दो वो जो प्रोटॉन है और एक एक्स किसी से रिप्लेस किया जाए तो वो कायरल हो जाएंगे, ठीक है, तो वो हो गया इनएंशियोटॉपिक। और डायस्टीरियोटॉपिक मतलब कि अगर उसके बगल में कोई कार्बन लगा है, सॉरी कोई कायरल कार्बन लगा है, तो उस कायरल कार्बन की वजह से वो दोनों सेम आपके दिख रहे हैं, लेकिन वो डाइस्टीरियोमर है क्योंकि वो दो तरीके से कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल है उसमें जो दो क्योंकि CHCl और एक तरफ CH3 और एक तरफ जो आपका टर्शरी पेंटाइल ग्रुप है, ये आप उस कार्बन को जिसमें क्लोरीन लगा हुआ है वो कायरल कार्बन बन रहा है, और जो CH3 लगे हुए हैं उस कार्बन के बगल में वो एक डाइस्टीरियोटॉपिक कार्बन है। तो उस डाइस्टीरियोटॉपिक कार्बन पे जो CH3 लगे हैं वो दो अलग अलग सिग्नल देते हैं। ये हमें ध्यान रखना है कि जो डाइस्टीरियोटॉपिक होंगे वो सिग्नल्स अलग अलग आते हैं। मैंने आपको बताया है पहले भी कि यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश NMR signals of enantiomers, but you can distinguish the NMR signals of diastereomers. यहाँ पे भी वही चीज है कि जो डायस्टीरियोटॉपिक कार्बन है वो अलग अलग सिग्नल देते हैं। मेरी ये बात समझ में आ रही है सबको बेटा? यस मैम। जिसकी वजह से जो CH3 CHCl CCH3 CH3 CH2 CH3 है, यहाँ पे जो CH3 है वो अलग अलग सिग्नल देगा, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल आपके यहाँ पे 7 हो जाएंगे। ये बात समझ में आई? यस मैम। सबको समझ में आ गई? ये जो 9th मॉलिक्यूल के बारे में मैंने डिस्कस किया, ये समझ में आया? क्योंकि इसमें डायस्टीरियोटॉपिक कार्बन है जो कि दो CH3 रखा है, इसलिए इसके जो दो CH3 हैं ये दोनों कार्बन अलग अलग सिग्नल देंगे। ओके, क्योंकि ये कायरल कार्बन के बगल में है और ये डायस्टीरियोटॉपिक है। ओके, ये मॉलिक्यूल समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूंगी, नहीं तो फिर से एक्सप्लेन करूंगी। कितने बच्चों को समझ में आया? रेज योर हैंड। ये पॉइंट कितने बच्चों को समझ में आया कि इसमें 7 सिग्नल होंगे? 2 पार्टिसिपेंट, 3 पार्टिसिपेंट्स को समझ में आया, और क्योंकि अभी कम, हाँ देखिए एकदम उससे समझिएगा। अगर समझ में आया है तभी रेज करिएगा हैंड, नहीं तो मैं दोबारा बताऊंगी। यहाँ पे क्लियर करना जरूरी है इस पॉइंट को, क्योंकि ये प्रोटॉन में भी और आपके कार्बन में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये पॉइंट। जब नंबर ऑफ सिग्नल की बात आती है या केमिकल इक्विवेलेंसी की बात आती है तो आपके ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। मैं इसको फिर से रिपीट कर रही हूँ, इसलिए मैंने आपको ये छोड़ा था कि देखिए जो 8th कंपाउंड है जो क्लोरोब्यूटेन है, इसमें भी आप लोगों ने क्या बोला था? 4 सिग्नल आएंगे, जबकि इसमें भी 4 सिग्नल नहीं आएंगे, इसमें भी 5 सिग्नल आएंगे। अगर जिस बच्चे को समझ में आया था ये पॉइंट, वो ये बच्चा ये 8th कंपाउंड वाला जो क्लोरोब्यूटेन है उसका एक्सप्लेन कर सकता है क्या? बोलिए, कोई बच्चा क्लोरोब्यूटेन में 5 सिग्नल को एक्सप्लेन कर पाएगा? नहीं? यस मैम। हाँ करिए शाम्बी बेटा। मैम ये CH और Cl वाला जो कार्बन है उसके जस्ट बगल वाला जो कार्बन है मींस कि जो CH2 है उसका जो H है वो दो अलग अलग सिग्नल देगा, क्योंकि इसके बगल वाला जो कार्बन है वो कायरल कार्बन है, तो इसकी वजह से वो डायस्टीरियोटॉपिक टाइप ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा दोनों। डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स उसमें अटैच्ड हो गए हैं तो वो कार्बन 2 सिग्नल देते हैं। यस ठीक है? मैम।
जो 2 प्रोटॉन है वो डायस्टीरियोटॉपिक बना रहे हैं उस कार्बन को, है ना। यस मैम। तो इसकी इसलिए वजह से ये जो कार्बन है वो 2 ट्रायन के सिग्नल बगल दे वाला देगा। कार्बन वो 2 सिग्नल देगा, CH2 वाला जो है। हाँ ठीक है। उसी तरीके से अब आप आगे बढ़ते हैं तो ये जो कंपाउंड है पांचवा, ये सॉरी पांचवा नहीं, जो 9th कंपाउंड है, हाँ जो 9th कंपाउंड है, ये 9th कंपाउंड में आपके नॉर्मल 4 सिग्नल है, ठीक है। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं उसमें आपका 7 सिग्नल है। क्यों क्यों इसमें नॉर्मल है, इसका रीजन आप जान सकते हैं। क्यों 4 सिग्नल है? 9वें कंपाउंड में देखिए 4 ही सिग्नल है, क्योंकि वो जो कार्बन है उसमें जो 2 CH3 लगा है उसमें 2 के अलावा एक और CH3 लग गया है ना। अगर उस CH3 की जगह कुछ और होता तब वो भी डायस्टीरियोटॉपिक होता। ये बात, ये पॉइंट समझ में आया? नो मैम, ये नहीं समझे। अच्छा फिर से मैं समझा रही हूँ। देखिए अब हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं आपके फिर से आपका 8th कंपाउंड का, ठीक है, क्लोरोब्यूटेन का। क्लोरोब्यूटेन आपको क्लियर है कि एक कायरल कार्बन रख रहा है, वो कायरल कार्बन पे क्लोरीन है, उसके बगल में जो कार्बन है वो एक डायस्टीरियोटॉपिक कार्बन है, वो दोनों प्रोटॉन डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन, तो वो कार्बन का 2 सिग्नल आएगा, ठीक है। तो टोटल सिग्नल जो आपके क्लोरोब्यूटेन में आएंगे वो कितना आएगा आपका? 5 सिग्नल आएगा। जबकि आप 10वें कंपाउंड में देखेंगे तो अंतर क्या हो रहा है कि वो जो कार्बन है, जो डायस्टीरियो कार्बन आप बोलते, तो वो डायस्टीरियो कब होता? जब CH3 होता, लेकिन जो थर्ड वाला CH3 है उसकी जगह कुछ और होता। क्योंकि अगर डायस्टीरियोटॉपिक जैसे आप जानते हो कि एक को रिप्लेस कर दे किसी और से तो वो डायस्टीरियोमर बन जाए, लेकिन अगर आप इसमें से एक को रिप्लेस भी करोगे तो वो डायस्टीरियोमर तो नहीं बनेगा ना, 2 CH3 ऑलरेडी और होगा उसके पास। क्लियर है ये बात? यस मैम। एक कार्बन पे अगर 2 CH3 है, ठीक है, या 2 प्रोटॉन ऐसे हैं जिसमें से एक को रिप्लेस कर दिया जाए, फिर भी वो क्या होंगे आपके? वो कायरल हो जाएगा। उसी को तो आप टोपिसिटी बोल रहे थे ना। ये बात मेरी क्लियर है कि नहीं है? देखिए मैं आज इतना ही बता रही हूँ, नंबर ऑफ सिग्नल्स ही बता रही हूँ आपको, लेकिन आप फिर से जाकर के एक्सप्लेन करेगा। अभी मैं पूरे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, ये अच्छे से समझिए आप कि अगर कोई डायस्टीरियोटॉपिक तब होता है जब उसमें से अगर 2 सिमिलर प्रोटॉन या 2 सिमिलर ग्रुप लगे हुए हैं, जिनको कि एक को रिप्लेस करने के बाद, किसी से रिप्लेस करने के बाद वो कायरल हो जाए, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एनेंशियोटॉपिक तो नहीं, लेकिन डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स और डायस्टीरियोटॉपिक कार्बन हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि आपका 9th मॉलिक्यूल है, जो 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 8वां जो मॉलिक्यूल है जो क्लोरोब्यूटेन है। तो जो 8th मॉलिक्यूल क्लोरोब्यूटेन है, इसमें आप देखोगे कि 4 ही कार्बन है, तो आपके 4 सिग्नल आने चाहिए, लेकिन आपके NMR में 5 सिग्नल आते हैं। उसका रीजन है कि जो कायरल कार्बन है इसमें, जिसमें CH और Cl लगा हुआ है, उसके बगल में जो CH2 है वो प्रोटॉन्स आपके डायस्टीरियोटॉपिक हैं, जो उस कार्बन को 2 सिग्नल देने के लिए फोर्स कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो उस क्लोरोब्यूटेन है उसमें जो नंबर ऑफ सिग्नल आएंगे कार्बन के वो 5 सिग्नल आएंगे। इसके बाद जो 9वां कंपाउंड हम देख रहे हैं, उस 9वें कंपाउंड में भी एक कायरल कार्बन है जिसमें कि क्लोरीन लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट नोट करने वाला है कि उस कायरल कार्बन के बगल में एक कार्बन है जिसमें 3 प्रोटॉन लगे हैं और दूसरा कार्बन है जिसमें 3 CH3 लगा है। अगर ये 3 CH3 की बजाय 2 CH3 लगे होते और आपका कोई दूसरा मॉलिक्यूल लगा होता, तो आप ये मॉलिक्यूल क्या होते? डायस्टीरियोटॉपिक होते। ये डायस्टीरियो कार्बन नहीं होगा। क्यों डायस्टीरियोटॉपिक नहीं होगा? क्योंकि इसमें 3 सिमिलर ग्रुप लगे हुए हैं कायरल कार्बन के बगल में, ठीक है। अगर 2 होते तब आप एक को रिप्लेस करते तो वो क्या हो जाता? वो डायस्टीरियोमर बन जाता, लेकिन यहाँ पे 3 CH3 ग्रुप लगे हुए। मेरी बात ये समझ में आ रही है शाम्वी बेटा? यस मैम, अब समझ में थोड़ा सा। समझ में आया होगा ना? यस मैम।
सोनल, यस मैम। रविकांत, यस शिवानी, मैम। आप लोग को समझ में आया ना ये बात? तो यस जो मैम। नंबर ऑफ सिग्नल है वो क्लोरोब्यूटेन में कितना है? 5। उसके बाद वाला जो 9वां कंपाउंड है जिसमें जो कि आपका पेंटाइल ग्रुप लगा, ब्यूटाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है आपका, है ना? तो Yes, इसको ma'am. मैं आपको ये दिखा रही हूँ, इससे एनोटेशन से तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं किस कंपाउंड की बात कर रही हूँ। मैं इस कंपाउंड की बात कर रही हूँ। इसमें नंबर ऑफ सिग्नल कितने दिखेंगे आपके? 4 दिखेंगे, क्योंकि इस वाले कार्बन पे आपके 3 सिमिलर ग्रुप हैं, ठीक है? तो ये कार्बन आपका डायस्ट्रोफिक नहीं होगा। जबकि ये वाला जो कार्बन है उसमें देखिए ये वाला जो CH3 है आपका और ये वाला जो CH3 है, ये दोनों ही डिफरेंट सिग्नल देंगे डायस्टीरियोटॉपिक कार्बन होने की वजह से, ठीक है? तो यहाँ पे CH3 नहीं, यहाँ पे CH2 CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इथाइल ग्रुप लगा है। तो मतलब कि अगर आप या तो इसको और या तो इसको रिप्लेस करेंगे तो आपका ये डायस्टीरियोमर बन जाएगा। तो इसका मतलब कि आपका जो नंबर ऑफ सिग्नल होगा इसमें कितना होगा? इस वाले कंपाउंड में 7 7 सिग्नल होगा, ठीक है? अब हम आगे देखते हैं, आगे वाला कंपाउंड कौन सा है हमारा? ये है। आप करके बताइए इसमें नंबर ऑफ कार्बन सिग्नल कितने होंगे? मैम मुझे तो 8 लग रहा है। और बताइए। मैम 10 होंगे, 10 होंगे मैम। और कोई बताइए। 9 होगा मैम इसमें। अच्छा इसमें, अच्छा और कोई बताइए। मैम 10 होगा। वेरी गुड। 10 कार्बन होंगे, ठीक है जी। ना? और 10 कार्बन का आप कर सकते हो क्या? कौन कौन से देखिए? एक ये, 2 ये, 3 ये, 4, 5, 6, 7, 8 8 इसके ऊपर, 9 नीचे बीच में। और ये और ये दोनों डिफरेंट दे रहे हैं, ठीक है? डिफरेंट का रीजन वही है कि ये वाला जो आपका सेंटर है ये कायरल है, ये सेंटर आपका कायरल सेंटर है, जिसकी वजह से ये दोनों कार्बन आपके अलग अलग सिग्नल देंगे, ठीक है? तो इसमें ओवरऑल नंबर ऑफ सिग्नल हो जाएगा 10। अब इस वाले कंपाउंड में बताइए, इस वाले से इसमें कितने होंगे? जो टिक किया है इसमें बताइए कितने नंबर ऑफ सिग्नल होंगे? मैम 9। 11 मैम। वेरी गुड, इसमें 11 होगा। मैम देखिए 11। हाँ 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 11 क्योंकि ये भी आपके दोनों अलग अलग देंगे, जी। ठीक है ना? सुना बेटा, अब इसमें बताइए इसमें कितने होंगे? इसमें मैम 4। मैम 2। तो ही होंगे। और बताइए 2 होंगे मैम। कितने होंगे रविकांत? मैम 2। 4 होंगे। 2 होंगे। 2 होंगे, क्योंकि ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इधर से भी सिमेट्रिकल है, इधर से भी सिमेट्रिकल है, तो इसलिए इसमें ये कार्बन की जो जी। जैसा होगा वैसा ही ये कार्बन होगा, और जैसा कि ये कार्बन होगा वैसा ही ये कार्बन होगा। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ सिग्नल कितने मिलेंगे? 2 सिग्नल मिलेंगे। अब इस वाले मॉलिक्यूल में करिए, इस वाला मॉलिक्यूल 5। बोलिए 5 और लोग बोलिए मैम 2। और बोलिए
मैम 4 1 2 3 4 5 मैम 2 अरे सब मैम 2 सिग्नल्स। और बोलिए, और लोग बोलिए बेटा। मैम 3 होगा इसमें। 3 टाइप्स हो गए। 1 2 3 होंगे मैम। नहीं, इसका आंसर 2 ही होगा। क्यों 2 होगा? क्योंकि ये भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। प्लेन ऑफ सिमेट्रिकल सिमेट्री के कारण। हाँ, ठीक। और इसमें सिमेट्री देखिए, सब तरफ तो सिमेट्री है। ये भी सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है ना? और ये भी सिमेट्रिकल है। हर तरफ देखिए दो 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 कार्बन है आपके। तो जो सिमेट्रिकल कार्बन कौन सा होगा आपका? ये वाला जो ज्वाइंट वाला कार्बन है वो कैसा आएगा? एक सिग्नल देगा। मतलब कि जो ये कार्बन और ये कार्बन जो दोनों टिक किया है, ये दोनों सेम सिग्नल देंगे। अगर ये ए आप बोल रहे हैं कि ये ए है, तो आपका ये भी ए होगा। बाकी जो ये सारे के सारे हैं, ये भी बी होगा, ये भी बी होगा आपका, और आपका ये भी बी होगा सिमेट्री की वजह से। ठीक है? नंबर ऑफ सिग्नल, कितने तरीके के सिग्नल होंगे? 2 तरीके के। समझ में आ गया? यस मैम। चलिए फिर एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, 2 क्वेश्चन और देखते हैं। आज मेरा लैपटॉप थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ, ये देखिए, ये मॉलिक्यूल देखिए, इसमें बताइए कितने सिग्नल होंगे? मैम 2 इसमें सिग्नल्स। 4 होंगे मैम। 4 मैम। और बताइए। मैम 2 सिग्नल्स। 2 सिग्नल्स होंगे मैम। 2 सिग्नल ही होंगे इसमें भी। जैसा आपने पहले वाला मॉलिक्यूल देखा था, लास्ट वाला, इस लास्ट वाले में भी क्या था? बस ब्रिजिंग जो कार्बन थे वो 2 थे, और उसके एक बाद कार्बन के यहाँ 2 कार्बन ब्रिजिंग है है। ना? उसी